देखो आगे देखिए, दूसरा जो हमारा है वो है बाजार की अभिगम्यता। दूसरा क्या है? बाजार की अभिगम्यता। ये बात हमने कल भी की थी। ये बात आप लिखोगे कैसे? भाई लिखने का तरीका क्या है बेटा? लिखने का तरीका है कि आप इसमें यूं लिखोगे कि अगर मान लो कच्चे माल के स्रोत है तो वहां पे उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। एग्जाम्पल दे दोगे, भारास वाला दे दोगे, भारी धात्विक वाला दे दोगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर मान लो कि बाजार की आसान पहुंच है और वस्तु की मांग बाजार में है तो उस वस्तु का उत्पादन वहां किया जा सकता है। और अगर मान लो मांग ही नहीं है तो उसका उत्पादन करना संभव नहीं है। अगर वस्तु की मांग नहीं है तो उत्पादन करना संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मांग होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी क्रय शक्ति होनी चाहिए, तब हम उत्पादन करेंगे। हमने क्या है, काफी मात्रा में कोई वस्तु बहुत सारी बढ़ा दी और बना देने के बाद वह वस्तु जो है बाजार में उसकी एक्स किसी क्षेत्र में मांग नहीं है तो वस्तु है वो उद्योग है क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। ठीक है, वो उद्योग कर्जदार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होगा जहां उस वस्तु की मांग यानी बाजार वहां पे सुनिश्चित है। तो बाजार को भी देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? बाजार को भी देखना पड़ेगा। तीसरी, सस्ते व कुशल श्रमिकों की अभिगम्यता। सस्ते व कुशल श्रमिकों की अभिगम्यता। सस्ते व कुशल श्रमिकों की अभिगम्यता। सस्ते व कुशल श्रमिकों की अभिगम्यता का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में सस्ते और ट्रेंड श्रमिक मिलते हैं, तो आपको पता है हमने पहले ही पढ़ा था कि वो क्या करेंगे, अच्छी लागत पे और अच्छा उत्पादन करेंगे। अच्छी लागत का मतलब यह है कम लागत, यानी कम लागत और अच्छा उत्पादन हमें प्रदान करेंगे। अगर हमने श्रमिक लगा दिए खराब, ठीक है, तो हमें क्या है, वो सही उत्पादन प्रदान नहीं करेंगे। तो जहां पे सस्ते और कुशल श्रमिक है वहीं पे उद्योग की स्थापना की जाती है। ये चीज ध्यान रखना। अंग्रेजों ने भी उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की और आज उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग पनप रहे हैं जहां पे सस्ते और कुशल श्रमिक पाए जाते हैं। यानी सम आपूर्ति। बुक में इस टॉपिक इस बिंदु को लिखा है, श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। सम आपूर्ति की अभिगम्यता ये आपके क्या है, इसका है कि हमें अगर मान लो कि सबसे महत्वपूर्ण श्रम स्वरूप मिल जाए, यानी अच्छे काम करने वाले मिल जाए, तो उद्योग काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और काम करने वाले सही नहीं मिले तो उद्योग में हम अच्छा उत्पादन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उद्योग उतना विकसित नहीं हो पाता जितना वह विकसित होता है। इसके अलावा शक्ति के साधनों की अभिगम्यता। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता का मतलब है कि जहां पर उद्योग है उन उद्योगों में हमें एनर्जी रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अगर एनर्जी रिसोर्सेज अच्छे हैं तो वो उद्योग है वो विकसित हो जाएगा, क्योंकि उद्योग के लिए मशीनें हैं और मशीनों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा के साधन चाहिए। अगर ऊर्जा के साधन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं तो हम उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अगर उद्योग की में ऊर्जा के साधनों की कमी है तो हम उद्योग की स्थापना करने में असमर्थ रहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो भार ह्रास वाला होता है और भारी धात्विक है, इन उद्योगों में कच्चे माल के स्रोत, बाजार स्रोत, शक्ति के स्रोत, ये एक जगह ही होना आवश्यक है। एक जगह होना आवश्यक है। ये तीनों एक जगह होना आवश्यक है। ठीक है।
और सस्ते कुशल श्रमिक भी उन क्षेत्रों में होने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना एक ही है, सबसे बड़ी विडंबना भारत की एक ही है कि भारत में उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शक्ति के साधनों का क्या है, केंद्रीकरण है। हमारे शक्ति के साधनों का क्या है, केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रलाइज थ्योरी है, सेंट्रलाइज थ्योरी। क्या बोल रहे बेटा, बार घास होता है, क्या बोल रहा है ये आजाद, क्या क्या पूछ रहा है बेटा? यानी आपने आपने समझाया ना, कच्चे माल स्टोर के मतलब कि बाहर घास है, क्या ऐसा नहीं? बार घास नहीं होता बेटा, बार हास होता है। भार हास का मतलब होता है भार में कमी, भार में कमी, भार में कमी। जैसे लोहा है तेरा, लोहा, लोहा निकाल लिया खान से, ठीक है, अब लोहे को काफी समय तक तू एक जगह रखेगा तो लोहे में क्या लग जाएगी, जंग, और लोहा धीरे धीरे क्या होगा, जंग लग करके टूट जाएगा। अब उसको अगर तू जल्दी से फैक्ट्री में ले जाएगा, उस फैक्ट्री में ले जाने के बाद उसमें इस्पात, सॉरी मैग्नीज मिलेगी, लोहा बढ़ जाएगा स्टील, तो स्टील की क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती, तो वो भारास हो गया। जैसे गन्ना है, अब गन्ने को तू मशीन में ले जाएगा और वहां काटने के बाद काफी समय तक पड़ा रहेगा, तो उसमें रस की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, रस की मात्रा कम होगी, तो वो कम होना यानी भार में कमी आना, वो कहलाता है भार हास, भार हास। समझ में आ गई? अब हम समझा रहे थे कि भारत में शक्ति का केंद्रीकरण है, शक्ति का केंद्रीकरण मतलब है सेंट्रलाइज थ्योरी है, शक्ति की क्या है, सेंट्रलाइज थ्योरी, एक जगह से, एक जगह से ही, एक जगह ही आपकी ऊर्जा स्रोत है। अब उद्योगों को चल के आना पड़ता है इस क्षेत्र में, भाई उद्योगों को चल के आना पड़ता है इस क्षेत्र में। अब उद्योगों को चल के आना पड़ेगा, इसका मतलब उद्योगों का विकास संभव नहीं होगा। किसका, उद्योगों का विकास होने होगा, एक जगह ही सारे उद्योग इकट्ठे हो गए। अब भारत में होना क्या चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि हमारे यहाँ पे ऊर्जा स्रोत है, उन ऊर्जा स्रोतों को हम सप्लाई करें दूर दूर के क्षेत्रों में। लाइट सप्लाई हो रही है ना, ऊर्जा स्रोत को हम क्या करें, सप्लाई करें दूर दूर के क्षेत्रों में, तो हम क्या कर सकेंगे, उद्योगों का विकास कर पाएंगे। क्या कर सकेंगे, उद्योगों का विकास कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? दो और सवाल है, शक्ति का केंद्रीकरण। हाँ देखो, शक्ति के केंद्रीकरण का मतलब है, जैसे मान लो कोई ये उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, या दूसरा XYZ उद्योग है, हमें क्या करना पड़ता है, ऊर्जा स्रोत हमारे, जैसे कोयला है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करूं, कोयला है, कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत था, और इसमें जहां कोयला है वहीं पे लाके हम उद्योगों की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो एक जगह सारे उद्योग क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, और जिससे उद्योगों का विकास संभव नहीं है। क्यों न हम क्या करें, विकेंद्रीकरण कर दे शक्ति का। तो विकेंद्रीकरण करेंगे, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जल विद्युत का प्लांट लगा रखा है, और जल विद्युत के प्लांट से हमने विभिन्न भागों में बिजली पहुंचाई, तो हम यहाँ भी स्थापित कर सकते हैं उद्योग, यहाँ भी हम भारत के समस्त कोनों में उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं। तो बताओ, अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा, विकास होगा या नहीं होगा? मान लो यहाँ भी कच्चे माल के स्रोत हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, तो एनर्जी रिसोर्सेज के अभाव में ये कच्चे माल के स्रोत है, उनसे हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते थे। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज के अभाव में अब हम क्या कर सकते हैं, अब एनर्जी रिसोर्सेज हमें मिल गए, तो हम यहाँ भी क्या है, जो उद्योग है उसकी स्थापना आसानी से कर सकते हैं। तो बताओ, इससे एक तो है किसी एक क्षेत्र में, एक औद्योगिक क्षेत्र में दबाव नहीं फैलेगा, दूसरा दबाव नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। अगर हम शक्ति के संसाधनों का केंद्रीकरण जो है उसकी जगह क्या कर दे, विकेंद्रीकरण कर दे, सब क्षेत्रों में शक्ति के साधनों को पहुंचा दे। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब आया सर। इसमें तो क्या है, अगर मान लो केंद्रीकरण है तो उसी क्षेत्र में हम उद्योग की स्थापना कर सकते हैं जहां पर आपके शक्ति के स्रोत है, और जहां नहीं है वहां चाहे कितने आपके कच्चे माल के स्रोत हो, चाहे कितने श्रमिक हो,
चाहे बाजार भी हो लेकिन आपके पास में ऊर्जा की स्रोत नहीं है तो उद्योग की स्थापना हम करने में क्या होंगे बेटा, असमर्थ होंगे। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? तो भारत में शक्ति के स्रोतों का केंद्रीकरण होना चाहिए या विकेंद्रीकरण? बताओ भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। आज भारत ने वर्तमान में उद्योगों के विकास के लिए तरक्की की है, जल विद्युत को क्षेत्रों क्षेत्रों में पहुंचाया है, साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का विकास किया है। इसके साथ ही शक्ति के स्रोतों में जो मेरे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के भंडारों को का शोधन करके और विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम जो उत्पाद है उनको पहुंचाया है, जिससे हर क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जा सके। ठीक है, इसके अलावा परिवहन व संचार माध्यमों की अभिगम्यता, परिवहन और संचार माध्यमों की अभिगम्यता। परिवहन और संचार माध्यम अगर जहां पे अच्छे हैं तो वो परिवहन माध्यम जहां पे उन्नत है, इसका मतलब वहां पे उद्योग की स्थापना आसानी से हो सकती है। और संचार माध्यम, पहले तो संचार माध्यम में देखें तो परिवहन ही संचार का माध्यम था। पहले तो परिवहन ही क्या था, संचार का माध्यम था। और अब संचार जो है माध्यम वो परिवहन से अलग हो गए। हालांकि परिवहन भी संचार का माध्यम है। आज भी डाक जो है ना वो परिवहन माध्यम के द्वारा ही जाती है, ठीक है। लेकिन संचार के माध्यम जैसे आपके मोबाइल है, आपके इंटरनेट है, रेडियो है, कई संचार के माध्यम और हो गए, ठीक है। तो ये संचार के माध्यमों की अभिगम्यता होती है। तो हम भाई पहले क्या था, जब किसी व्यापारी को माल खरीदने जाना है तो वो ऑर्डर लेके जाएगा। अब 7 दिन का ऑर्डर वो पहले ही देके आएगा, फिर जाके 7 दिन बाद दोबारा माल लाएगा। आजकल क्या है, आवश्यकता है तुरंत क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे कंपनी मालिक है वो क्या कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। तो ये पहुंच है तो क्या होगा, उद्योग वहां पे स्थापित हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पश्चिमी यूरोपीय देश है, अमेरिकी देश है, इनमें ये सबसे पहले से विकसित है तो उनका विकास सर्वाधिक हुआ है। और हम बात करें तो सरकारी नीति सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकारी नीति, देखो सरकारी नीति के अकॉर्डिंग ही उद्योगों की स्थापना होती है। अगर सरकारी नीति है उद्योगों के पक्ष में नहीं है तो वहां उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, ठीक है। गवर्नमेंट ही उद्योग की स्थापना करने में क्या है, सहायता करती है। अब भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने 1991 में उदारीकरण नीति के माध्यम से 6 उद्योगों को लाइसेंस युक्त रखा, बाकी को मुक्त कर दिया। अब हर एक व्यक्ति है जो इन 6 के अलावा जो उद्योग है उनकी स्थापना कर सकता है। और उनकी स्थापना के लिए भी क्षेत्र का चयन है वो किसके आधार पे होता है, सरकारी नीति के आधार पे होता है। हालांकि लाइसेंस नहीं लेना, लेकिन जो उद्योग जहां स्थापित है उस पूरे उद्योग की जो रूपरेखा है हमें क्या करनी पड़ती है, भेजनी पड़ती है। और वो रूपरेखा भेज करके जो गवर्नमेंट है उसको वेरीफाई करती है, तभी उद्योग की स्थापना वहां पे कर पाते हैं। अब गवर्नमेंट सारा देखती है कि यहाँ पे वन क्षेत्र है या खुला क्षेत्र है या वहां पे आवासीय क्षेत्र है, वो सारी चीज देखेगी, उसके बाद में क्या करती है, वेरीफाई करती है। बताओ समझ में आया क्या? सरकारी नीतियां होना जरूरी है। एक लास्ट है आपके समूहन अर्थव्यवस्था, अलग से प्रश्न भी आ सकता है 2 नंबर का। समूहन अर्थव्यवस्था, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध, उद्योगों के मध्य संबंध, उद्योगों के मध्य संबंध। देखना, समूह अर्थव्यवस्था या उद्योगों के मध्य संबंध का मतलब है कि कोई भी क्षेत्र है उसमें देखो एक तो बड़ा उद्योग है और बाकी है छोटे छोटे उससे रिलेटेड उद्योग ही है, उससे रिलेटेड उद्योग है। अब किसी क्षेत्र में बड़ा उद्योग है वो ज्यादा प्रभावी है तो छोटे उद्योग है वो अपना विकास वहां पे नहीं कर पाएंगे। समूह अर्थव्यवस्था कहती है कि ये उद्योग छोटे और बड़े उद्योग है वो आपस में क्या करें, अंतर संबंध बना के रखें, अंतर संबंध बना के रखें। ये छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के बीच में अंतर संबंध ये होता है
कि ये इनको पोषण प्रदान करते हैं और ये इनको परिपोषण प्रदान करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को परिपोषण प्रदान करते हैं। जैसे इसको प्रोडक्शन चाहिए तो सेम प्रोडक्शन वो यहाँ से भी करवा सकता है, यहाँ से भी करवा सकता है, तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनकी बाजार में पहुंचनी है, ये कच्चे माल के स्रोत नहीं ला सकते, लेकिन इनके पास में उद्योग की मशीन, टेक्नोलॉजी और श्रमिक है, तो इस कारण से यह उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बड़े उद्योग उनको चाहिए कि उनसे जुड़ करके और उत्पादन को क्या है, बढ़ाएं, जिससे इनका विकास भी हो सके, इनका विकास हो सके, इन छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास भी हो सके, और बड़ी जो कंपनी है उसका आर्थिक विकास तो सुनिश्चित ही है। तो बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग आपस में अंतर संबंध स्थापित करके और एक दूसरे का परिपोषण करें, इसको ही बोलते हैं बेटा समूहन अर्थव्यवस्था, यानी प्रधान उद्योग छोटे छोटे उद्योगों का विकास करने में क्या हो, सहायक हो, इसे क्या बोलते हैं, समूहन अर्थव्यवस्था। और यह अर्थव्यवस्था छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित होने के लिए क्या करती है, एक नया मार्ग प्रदान करती है। तो बताओ समझ में आ गया क्या बेटा, समझ में आ गया क्या अदिति, समझ में आ गया? यस सर। बेटा ये प्रश्न आएगा विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारक, तो आपको इन कारकों में से ही लिखना है, और कल मैंने बताया था विशेषता, तो आपको उनमें से ही लिखना है, दोनों ध्यान रखना। इसमें तो है कि उद्योग